नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन और सोया मिल के मार्केट पर चर्चा करेंगे। इन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर, आज हम लोग सोयाबीन और सोया मिल पर विस्तार से एनालिसिस करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो प्रमुख मंडियों में सोयाबीन की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि भाव अभी भी एमएसपी के नीचे बना हुआ है। सर, क्या लग रहा है, सोयाबीन की कीमतों में तेजी कब तक आने की उम्मीद नजर आ रही है? जब से प्राइसेस थोड़े रिकवर हुए हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज की वजह से हुए। डोमेस्टिक मार्केट के क्यूज मींस के अभी तक इतने इम्प्रूव नहीं हुए। पर्टिकुलर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो यूएस एंड चाइना के बिटवीन जो ट्रेड के लिए सहमति बनी, उसके बाद चाइना एग्री हुआ कि वो यूएस से सोयाबीन परचेस करेगा और उसके बाद ग्लोबली सोयाबीन के प्राइसेस में कुछ आया। अदरवाइज देखें तो वहाँ पे फार्मर्स की जो स्थिति है वो हमारे से भी खराब थी। एंड पर्टिकुलर वहां पे सोयाबीन का जब क्रॉप आ रहा था तब यूएस में भेजने के लिए वो लोग के पास इतने, चाइना में यूएस से चाइना भेजने के लिए इतना वो अथॉरिटी नहीं थी, ना तो चाइना की इतनी डिमांड थी, क्योंकि चाइना लगातार अपना जो परचेज वो ब्राजील अर्जेंटीना से कर रहा था, डायरेक्ट यूएस से परचेज नहीं कर रहा था। तो आई थिंक इससे क्या हुआ कि एक ट्रेड का रूट चेंज हो गया। मैं उसके सोयाबीन फ्लो कर रहा था यूएस से ब्राजील, यूएस से अर्जेंटीना और वहां से चाइना। तो आई थिंक ये ट्रेड सहमति के बाद दोनों के बिटवीन डायरेक्ट व्यापार स्टार्ट हुआ और अभी न्यूज है कि पर्टिकुलर दोनों के बिटवीन शिपमेंट रेडी है। एंड पर्टिकुलर जब भी मींस के, क्योंकि चाइना के जो लूनार है वो फरवरी के शुरुआत में एंड जनवरी के एंड एक वीक की वो फेस्टिविटी रहती है। तो उसके पहले चाइना है वो दिसंबर नवंबर में अच्छा इंपोर्ट करता है और इसी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस 2 से 3 महीने की बात करें तो सोयाबीन के प्राइस जो डॉलर टर्म्स में 970 से लेके पर बुशल वो 1130 आ गए। तो आई थिंक एक अच्छा उछाल था। 970 अगस्त में थे, अभी 1130 प्राइस चल रहा है। तो आई थिंक ऑलरेडी 12-15% की रैली वहां पे आ चुके हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस पे बात करें तो 4400 से 4640 आ गए। हालांकि इस टाइम बहुत ज्यादा अच्छे फंडामेंटल ग्लोबल भी नहीं है मींस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। ग्लोबली जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में बहुत ज्यादा ऊपर आना और लास्ट ईयर के भी एमएसपी के करीब आ सकते हैं। करंट ईयर गवर्नमेंट ने फिर से एमएसपी बढ़ा के 5320 मींस के उसके करीब कर दी है। एंड लास्ट ईयर से जो एमएसपी में 450 पॉइंट का उछाल आया है। लास्ट ईयर की जो एमएसपी थी 4892 थी। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट वहां तक के प्राइजेस की उम्मीद करनी चाहिए। करंट ईयर की एमएसपी के पास आना ये फंडामेंटल पे मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल, लास्ट ईयर के एमएसपी के आसपास का भाव दिखाई दे सकता है, ये सर की राय है। सर, आवक की अगर बात की जाए तो अक्टूबर के दौरान देश भर में सोयाबीन की आवक में 16.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। आवक घटने की सर वजह क्या लग रही है? सोयाबीन की कीमतों में इससे सपोर्ट मिलने का आसार दिख रहा है क्या? हाँ जरूर से इस हिसाब से प्राइसेस यहाँ टिके हैं। जो 16.5% के अराइवल्स में कमी देखी गई, इसके दो प्रमुख रीजन है। पहले एक तो अनसीजनल रेन हुआ मंथ की, पूरे 10 से 15 दिन चला और सोयाबीन के क्रॉप के इलाके एमपी है, साथ में पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे रेनफॉल था। तो इस हिसाब से ये अराइवल में काफी डिले हुआ। साथ में बात करें तो ये साल की जो सोइंग के डेटा को हम फिर से चेक करें तो इस साल सिर्फ 120 लाख हेक्टर में ही सोइंग हो पाई, जो लास्ट ईयर 125 लाख हेक्टर में थी। तो सोइंग भी कम था और ये जो मींस के अनसीजनल रेन थे, इस हिसाब से जो क्रॉप है वो भी थोड़ी डिले होती हुई दिखी और मींस के मंडियों में आना स्टार्ट हुआ ये एंड मींस के ये मंथ एंड से, लास्ट मंथ के एंड से। और फेस्टिविटी भी थी मींस के अक्टूबर में नवंबर में जो फेस्टिविटी पूरी चली, इस हिसाब से भी अराइवल्स कम थी जो लास्ट ईयर अक्टूबर में भी एंड में थी। तो आई थिंक इस हिसाब से ये 2 से 3 रीजन है जिस हिसाब से अराइवल्स कम थी। बट ये अराइवल रिकवर होने के आसार कम दिख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम क्रॉप ही छोटा है, क्रॉप ही कम था। क्योंकि प्राइसेस लगातार एमएसपी के नीचे रहे और काफी निराश किया था फार्मर्स को। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी ये अराइवल्स है वो शायद 16 के करीब पहुंचे, बट उससे ज्यादा की बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
सर सोया मिल एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। अक्टूबर के दौरान अगर देखें तो सोया मिल एक्सपोर्ट में भारी उछाल देखने को मिला है। सर सबसे पहले बताइए कि सोया मिल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या है, और साथ ही ये भी बताइए क्या एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी का भी सोयाबीन की कीमतों पर असर पड़ेगा? जड़ से बढ़ोतरी का रीजन एक ही था पर्टिकुलर, जो चाइना एंड यूएस के बिटवीन की लाइन टोटल स्टॉप थी, इस हिसाब से सोयाबीन आ ही नहीं रहा था चाइना में, तो इस हिसाब से क्रशिंग एक्टिविटीज में काफी बड़ा स्लो डाउन था वहां पे। तो आई थिंक इंडियन सोया मिल की प्राइजेस है वो काफी हद तक पॉजिटिविटी और सेंसिटिविटी पॉजिटिव रही। अदर मंथ्स की लाइक आप कॉटन सीड ऑयल की बात करें, वहां भी काफी शॉर्टेज थी क्योंकि वहां पैरिटी नहीं बैठ रही थी, तो आई थिंक इस हिसाब से कोई जिनिंग ही नहीं हुई, तो वहां भी एक शॉर्टेज थी। मस्टर्ड में भी मीन्स की कैपेबिलिटी थी बट प्राइसेस काफी हायर थे। मीन्स के मक्का के भी प्राइसेस हायर थे, तो इस हिसाब से कंपेरेटिव सोयाबीन के जो खोल मीन्स के मिल है, इसके प्राइसेस चीपेस्ट थे, तो इस हिसाब से उसकी डिमांड काफी अच्छी रही, और यही रीजन है। एंड चाइना के और क्रशिंग कम होना और वहां भी सोया मिल की शॉर्टेज होना, ये दो प्रमुख कारण। सोया मिल, इंडियन सोया मिल की डिमांड काफी अच्छी है और अभी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अभी तो वो शिपमेंट रेडी हुई है, वो चाइना में आते हुए अभी भी मुझे लग रहा है कि दिसंबर एंड होगा। एंड अगर वहाँ क्रशिंग चालू हुआ तो मिड ऑफ जनवरी यहाँ पे सोया मिल के अवेलेबिलिटी चाइना में होगी। उसके पहले मुझे लग रहा है कि जो सोया मिल है उसके प्राइसेस एज वेल एज उसके जितने भी सप्लाई आएगी, मेरे हिसाब से हम वहां पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सर ये भी बताइए कि इस महीने के आखिर तक सोयाबीन और सोया मिल का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? जर्स आई थिंक यहाँ पे तो आई थिंक 40 ऊपर के प्राइजेस सोया मिल के तो सस्टेन होने चाहिए। एंड सोयाबीन मुझे लग रहा है कि रिसेंट रैली आ चुकी है, पर्टिकुलर 200 पॉइंट की तेजी आई है, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। बट ऑल ओवर जो इंदौर मंडी के प्राइस के रेफरेंस की बात करें तो 4640 के करीब कल का स्पोर्ट था। मुझे लग रहा है कि ये मैक्स टू मैक्स अगर ये मंथ एंड की बात करें तो यहाँ पे आ सकता है, वो है 4750, क्योंकि जो सेकंड पार्ट होगा ये मंथ का मीन्स के 15-16 के बाद जो यूएस में छुट्टियां होगी, तो वो 15 से 20 दिन कोई ज्यादा स्पॉट की डिमांड नहीं रहती, तो इंटरनेशनल प्राइसेस काफी वीक रहते या साइडवेज हो जाते। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक लेवल से बड़ा उछाल आपको डोमेस्टिक प्राइसेस में आता हुआ नहीं दिखेगा। जो भी प्राइसेस का उछाल है, मुझे लग रहा है कि जनवरी मिड से जनवरी एंड ये एक बेटर पीरियड हो सकता है जहां पे प्राइसेस में उछाल आए। ये मंथ में इतने बड़े तेजी के आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि ग्लोबली एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में काफी स्लो डाउन रहता है, तो डिमांड जो स्पोर्ट है मंडियों में वो काफी कमजोर हो जाती है। जी बिल्कुल, ये हो गई प्राइस आउटलुक की बातचीत। सर ने जिस तरह से बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। सर अगर वायदा बाजार में किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो उसके लिए टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे आपकी ओर से? जब से वायदा बाजार में मेरे हिसाब से लगातार देखे तो आई थिंक दो कमोडिटीज अभी थोड़े फ्लेवर में दिख रहे हैं, पर्टिकुलर कैस्टर एज वेल एज तनिया। बट तनिया में क्योंकि मीन्स के आज यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं, सॉरी रशिया के प्रेसिडेंट, तो मार्केट की ये उम्मीद है कि शायद इंडियन डील रशिया के बिटवीन अगर कुछ डील बनती है तो तनिया की जो अराइवल्स है वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो मैंने रिप्लेस किया है कैस्टर के सामने तनिया को रिप्लेस किया है गुआर से, तो आई थिंक ये दो कमोडिटीज में आज थोड़ा फोकस रखना है। पहले बात करते हैं कैस्टर सीड की। कैस्टर सीड में बाई करें 6940 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड जो अपर साइड मेरे हिसाब से जो टारगेट बनना चाहिए वो 7140 का बनना चाहिए, 7010 के करीब। पहला रिकमेंडेशन कैस्टर सीड पे रहेगा, सेकंड रिकमेंडेशन गुआर सीड पे होगा, वहां भी बाई की रिकमेंडेशन है। काफी टाइम का कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन ब्रेक होने के आसार दिख रहे हैं। 4710 के स्टॉप लॉस के साथ 4750 पे बाई करें और 4830 तक का टारगेट आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये दो कमोडिटीज है जहां पे आप बाई करके व्यापार कर सकते हैं। तनिया में हमने 10,000 का टारगेट दिया था, वो और अचीव हुआ था, 10,500 के करीब पहुंच गया था, आज फिर से 10,100 के करीब आए हैं। मुझे लग रहा है कि ये थोड़े न्यूज स्पेकुलेशन के ऊपर ही यहाँ पे तनिया में नेगेटिविटी आई है। अगर ये 10,000 के बिलो मिलता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर अभी भी वहां पे बाई की पोजीशन बना सकते हैं। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। गौर सीड की बात की जाए तो 4750 के रेंज में अगर मिले तो वहां पर बाय करना है 4830 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आप लोग 4710 का लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर कैस्टर सीड की बात की जाए तो यहाँ पर भी बाय करने की सलाह दी जा रही, 7010 पर बाय करना है।
7,140 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 6,940 का लगाकर चल सकते हैं। 2 ट्रेडिंग कॉल है, स्क्रीन पर शो किया गया है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने सोयाबीन सोया मील पर विस्तार से बातचीत की। सर ने कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जैसे जो भी कमोडिटीज के बारे में डिस्कशन हुआ है, पर्टिकुलर सोयाबीन, धनिया एज वेल एज कैस्टर एंड गुआर, इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ये पोजीशन क्लाइंट्स के अकाउंट में एज वेल एज हमारे मीन्स के, क्योंकि हम काफी बड़े एक्सपोजर रखते हैं फिजिकल मार्केट में एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, तो थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव ये पोजीशन हमारी यहाँ पे हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप ध्यान रखें आपके रिस्क का, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट है तो वोलेटिलिटी एज वेल एज लॉट साइज का रिस्क रहता है। एंड ट्रेडिंग पोजीशन पे स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार सोया मील और सोयाबीन पर विस्तार से बातचीत की गई है। कुछ चीज़ें समझाई गई, फंडामेंटल्स बताए गए हैं, प्राइस आउटलुक बताए गए हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस और AFM पेश कर रहे हैं द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट एंड अवार्ड्स 2025, देश के फाइनेंस प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा कार्यक्रम जहां फाइनेंस, पॉलिसी और वित्त जगत की हस्तियां जुटेंगी। एक मंच पर सबसे बेहतर एक्सपर्ट्स का सम्मान होगा और देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ऋण हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सुना जाएगा। 12 और 13 दिसंबर को जुड़िए अमर उजाला द बोनस के साथ मुंबई के ललित होटल से लाइव। इसके अलावा कई सारे हमारे स्पॉन्सर हैं जो इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। टाइटल स्पॉन्सर है संचय CRM। इसके अलावा टाइटल सूफी नाइट के यहाँ पर स्पॉन्सरशिप आई है। इसके अलावा यहाँ पर डायमंड की बात की जाए तो डबल टिक है, या गोल्ड स्पॉन्सर की बात की जाए तो वाइट ओक, 361, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड, इसके अलावा आदित्य बिरला MF, प्लैटिनम की बात की जाए तो एक्सिस MF और द वेल्थ कंपनी बड़ौदा MF, आस्क और अल्फा AIF। ये हमारे स्पॉन्सर हैं जिनके सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइए, जुड़िए, बातचीत की जाएगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।